हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयरीन क्लासेस। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ही एक नया सेक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, जहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 27 से स्टार्ट होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 26 तक कवर कर रखा था और आज हम लोग सेक्शन 27 देखेंगे। तो सेक्शन 27 क्या कहता है? तो यहाँ से क्योंकि शुरू होता है चैप्टर हमारा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो सेक्शन 27 सबसे पहले यही बता रहा है वेयर रेसिशन मे बी एडजस्ड और रिफ्यूज्ड। कब जो है रेसिशन यानी कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कब एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको कोर्ट अलाउ कर देगी, और कब उस एप्लीकेशन को जिसमें कैंसलेशन करने की डिमांड की गई है उसको भी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ही सेक्शन 27 बता रहा है। तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अगर सू करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए यानी रेसिड कर दिया जाए, तो कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी। सबसे पहला ए नंबर पॉइंट बताता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन नेचर और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। जब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो वॉइडेबल इन नेचर हो और प्लेंटिफ द्वारा टर्मिनेबल करने की कंडीशन उसमें रखी गई थी, तो वो हो सकता है। और बी नंबर पॉइंट बताता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज इज नॉट अपरेंट ऑन फेसेस। ऐसे देखने पे तो नहीं लगेगा कि वो अनलॉफुल है, लेकिन कुछ हिडन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल बना रही है। तो वो बी नंबर पॉइंट यही बता रहा है कि अगर अनलॉफुल है किसी भी तरीके से तो वो उसको कैंसिल किया जा सकता है, कोर्ट उसको अलाउ कर देगी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। क्लियर। अब सबसेक्शन 2 में बात हो रही है कि कब जो है रेसिड करने का जो एप्लीकेशन आएगा उसको भी हम लोग खारिज कर देंगे, उसको नहीं माना जाएगा, कब कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, वो उसको समझ लेने से अच्छे से समझ में आएगा कि कब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड करने से भी हम लोग फेल हो सकते हैं, मतलब हम लोग को नहीं अलाउ किया जाएगा रेसिड करने के लिए। सबसे पहला ए नंबर पॉइंट बताता है जहां पे प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करने का कंसेंट दे रखा था। Where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract, ऑलरेडी रेटिफाई कर चुका है, उस केस में आप फिर से उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बी नंबर पॉइंट बताता है जहां पे सपोज कोई चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया है, कुछ नेचुरल चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाने की वजह से अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें पार्टीज को पहले वाले प्रायर टू दैट सर्कमस्टांसेस जिस पोजीशन में पार्टीज थे कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, अब वो लोग उस पोजीशन में नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जा सके, उस केस में वो नहीं हो सकता है। सी नंबर पॉइंट बताता है जहां पे थर्ड पार्टीज का कुछ राइट अराउज हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड पार्टीज का कुछ राइट अराउज हो गया है बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वैल्यू के। तो उस केस में जैसे क्या होता है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बना है कि इस एक सपोज लैंड था, वहां पे कुछ लोग थे, कम अल्पसंख्यक लोग थे वहां पे, और वो लोग खेती बाड़ी करके किसी तरह से अपना जीवन चला रहे थे। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना दो पार्टीज के बीच में, यहाँ स्कूल बनाया जाएगा। अब स्कूल बनाने के लिए तो उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी वहां पे लोगों के साथ, आपस में ए और बी में ये हुआ था कि हम लोग बनाएंगे मिलके, एक कोई फंड देगा और एक कोई उसका कंस्ट्रक्शन को करेगा, देख रेख करेगा। तो वहां के लोगों को ये कहा गया था कि ठीक है, आपके जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे और आप लोग उसमें ही काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। तो उन लोगों का ये बहुत अच्छा होने लगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट बीच में ए और बी में नहीं हो पाया किसी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से या आपसी कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है, तो उस केस में थर्ड पार्टीज कौन हुए? जो लोग वहां पे ऑलरेडी रह रहे थे, उसके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, वो उनका राइट हटा वहां पर से। फिर उन लोगों का सपोज आधा कंस्ट्रक्शन होकर रुक गया, तो वो लोग अब वहां पे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट राइज हुआ ना, किसी नोटिस के बगैर ही। तो ये केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके वहां पे स्कूल बनाने का है तो स्कूल बनाना ही होगा। ये एक एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया। इसके बाद फोर्थ यानी डी नंबर पॉइंट बताता है जहां पे कैंसिल करने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट को बोला जा रहा है, एप्लीकेशन दिया गया है कि इस पार्ट को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन वो पार्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इकलौता उस पार्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करना होगा, लेकिन वहां पे नहीं, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो पार्ट कैंसिल कर दिया जाए। तो इसीलिए जब वो सेवरेबल नहीं होगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस पार्ट को भी कैंसिल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट्स जो है
होने से कॉन्ट्रैक्ट जो भी सू करके कैंसिल करने की बात कही गई थी वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन 27। इसके बाद आप लोग रीडिंग पढ़िएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 बात करता है रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 28 बात हो रही है रेसिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। जिसके कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री आ चुकी है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्लॉज 1 बताता है परचेजर और लीजी डज नॉट विद इन अ पीरियड अलाउड बाय द डिक्री पे द परचेज मनी। ठीक है, जो परचेजर है, जो लीजी है, जितना टाइम स्पेसिफाई करके बता दिया गया था डिक्री में, सपोज 2 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करना है और उन्होंने नहीं किया है, तो उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू इज मेड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंड। उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में बाय ऑर्डर रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट, जिसके वजह से हो रहा है, और एज द जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर्ड, जिस वजह मतलब जस्टिस ऑफ द केस जैसा जरूरी है उस सिचुएशन में, उसको देखते हुए कोर्ट जो है उसको कैंसिल कर देगी। पेमेंट नहीं किया टाइम से, डिक्री आने के बाद भी उसको फॉलो नहीं किया, तो उस केस में कैंसिल कर दिया जाएगा। ये क्लॉज 1 बताता है। अब क्लॉज 2 बताता है जहां पे वेर ए कॉन्ट्रैक्ट इज रेसिडेंटेड अंडर सबसेक्शन 1, जहां पे ऑलरेडी रेसिडेंट कर दिया गया है, द कोर्ट क्या करेगी, शैल डायरेक्ट द परचेजर और द लीजी, जिसके पास पोजीशन है, परचेजर और लीजी जिसके पास पोजीशन है, उसको कहेगी कि रिस्टोर सच पोजीशन टू द वेंडर और द लेसर, उसको रिस्टोर करने के लिए कहेगी। बी नंबर पॉइंट बताता है मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच हैव एक्रूड। अब क्योंकि रेसेंट कर दिया गया है तो जितना भी प्रॉफिट्स वगैरह वो कमा चुका था, जिस डेट से पोजीशन लिया है, उस डेट से जो भी पोजीशन लेने के बाद उसको प्रॉफिट अर्न हुई थी वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, यही बी नंबर पॉइंट बताता है। फ्रॉम द डेट ऑफ विच द पोजीशन वाज सो ऑब्टेन्ड, ठीक है, उसको वापस कर देगा। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3। क्लॉज 3 बताता है अगर पे कर देता है टाइम से, अगर जो परचेज मनी है वो अगर टाइम से पेमेंट कर देता है, उस केस में जो है द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट में ही अगर कोर्ट के पास फिर से एप्लीकेशन जाता है तो अवार्ड करेगी परचेजर को और लेजी को सच फर्दर रिलीफ, कुछ अलग से फर्दर रिलीफ जो भी होगा उसको वो ऑर्डर करेगी, डिक्री करेगी, विच ही मे बी एंटाइटल्ड टू इंक्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केसेस। तो 2 केसेस है, जैसे कि द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर, ये हमारा जो है फर्दर रिलीफ में आएगा। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर कन्वेंस और लीज के लिए कहेगी। और सेकंड है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस। और जब भी वो ऐसे कन्वेंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस केस में अगर किसी तरह का पार्टीशन, पोजीशन, सेपरेट पोजीशन आता है तो वो सब भी एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट उसका ऑर्डर कर सकती है। क्लॉज 3 क्लियर, कि अगर टाइम से पे कर देता है, उसके बाद क्या, टाइम से पे कर दिया तो उसके बाद हो सकता है ना कि फिर से बोले कि ठीक है आप लोग इस तरह से पार्टीशन कर लो, लीज को इस तरह से एग्जीक्यूट करो, ऐसा कर सकता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। 4th नंबर क्लॉज बताता है कि कोई अलग सूट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, कोई भी सेम सूट में ही सारी चीजें मतलब कंप्लीट कर देनी होगी। बार बार आप अलग अलग सूट फाइल करके डंप नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ केसेस सेम फैक्ट्स के ऊपर अगर अलग रिलीफ भी क्लेम किया जा रहा है लेकिन सेम ही सूट पे किया जाएगा, अलग अलग सूट फाइल नहीं कर सकते हैं आप। और फिर बताता है वो जो कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ सूट है, ठीक है, जो भी कॉस्ट है कोर्ट का, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसके ऊपर वो चार्जेस लगाएगी। कॉस्ट कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट डिसाइड करेगी जो कॉस्ट है वो प्लेंटिफ भरेगा या डिफेंडेंट के ऊपर जाएगा। क्लियर। अब आता है सेक्शन नंबर 29 और 30। ये 2 छोटे छोटे सेक्शन हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिव सेक्शन नंबर 29 बताता है ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई ऑल्टरनेटिव अगर प्रेयर भी कर रहा है तो वो क्या होगा, देखिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, अगर सपोज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सका, तो उस केस में इट मे बी रेसिडेड एंड delivered up to be cancelled. A plaintiff instituting a suit
फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में प्रे इन द ऑल्टरनेटिव रिलीफ दैट, अगर स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा रहा है, अगर नहीं करवा सकते हैं, उसी सेम सूट में बोल देगा प्लेंटिफ कि कोर्ट अगर नहीं करवा पा रही है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर नहीं होता है तो फिर उसको कैंसिल कर दे, उसको रेसिडेंड कर दे। यही है सेक्शन 29। ऑल्टरनेटिव प्रेयर कर सकता है सेम सूट में कि अगर कोर्ट को ये अर्जी करता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो, अगर नहीं करवा पा रहे हो तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। और सेक्शन 30 है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रेसिडिंग टू डू इक्विटी। ये बहुत आसान है, सुनने से ही पता चल रहा है कि इक्विटी फॉलो करना होगा। अगर रेसिशन हो गया, कोर्ट ने एडजज कर दिया रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस समय द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसको रिलीफ मिल गया है उसको रिस्टोर किया जाए, एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी, कोई अगर बेनिफिट वो रिसीव कर चुका है अदर पार्टी से तो उस केस में जो है वो उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो गया है, रिसेंड कर दिया गया है, तो आप जो भी एक दूसरे से पार्टी से जो भी बेनिफिट आप लोग ले चुके हो वो उसको वापस से रिस्टोर कर दो। यही है सेक्शन 30। तो इसी एक वीडियो में आज हमने चैप्टर 4 पूरा कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 5 यानी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।